वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा देखिए, समाज में धन का वितरण असमान होने पर मांग की लोच किस प्रकार की होगी। ठीक है, अगर जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर अनइक्वल है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन ए, बेलोजदार इन इलास्टिक। ठीक है, समाज में अगर धन का वितरण असमान, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग क्या हैं, गरीब हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन पे मांग पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो जो मांग की लोच है वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, बेलोजदार हम कह सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे कम मांग की लोच किस वस्तु की होगी। ठीक है, निम्न में से सबसे कम मांग की लोच जो है वो किसकी होगी, नमक की, क्योंकि नमक की एक स्थिर मात्रा का प्रयोग किया जाएगा और वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर नमक की जो मांग है उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी में से सबसे कम मांग की लोच जो है वो किसकी होगी, नमक की। नेक्स्ट है, मांग की लोच शून्य होने पर वस्तुएं निम्न में से किस प्रकृति होगी। ठीक है, वस्तुओं की मांग की लोच क्या है, शून्य है। इसका मतलब क्या हो गया, वस्तुएं एक तरह से क्या हैं, स्वतंत्र वस्तुएं हम कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट गुड्स अगर हैं उनके संदर्भ में मांग की लोच क्या होगी, शून्य होगी। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, ईडी इक्वल टू 0 का अर्थ होता है कि मांग की लोच। ठीक है, जो इलास्टिसिटी है, मांग की लोच का मूल्य हमको शून्य दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, मांग की जो लोच है वो क्या है, पूर्णतया बेलोजदार है, या पूर्णतया बेलोजदार को हम कह सकते हैं पूर्णतः लोचहीन है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बिजली की मांग लोचदार होने का क्या कारण है। ठीक है, बिजली की मांग जो है वो लोचदार होने का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि बिजली का जो प्रयोग है वो एक से अधिक विविध कामों में उसका प्रयोग होता है, मिश्रित उपयोगों में प्रयोग लाई जा सकती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बिजली की मांग है वो कैसी होती हैं, लोचदार होती हैं। नेक्स्ट है, वह मांग वक्र जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, एक्स अक्ष के समानांतर इस तरीके से निम्न में से किस प्रकार की लोच को प्रदर्शित करेगा। तो ऐसी स्थिति में मांग की जो लोच होगी वो क्या होगी, अनंत होगी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में अगर हम देखें तो जो मांग वक्र होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है, जो अनंत मांग की लोच को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, कीमत लोच गुणांक की गणना के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मांग की लोच अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, जहां पे डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, मांग में परिवर्तन, डेल्टा पी का मतलब कीमत में परिवर्तन, पी का मतलब पहले वाली कीमत और क्यू का मतलब पहले वाली मांग। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 129, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ये हमको देखना है। आड़ी मांग में वस्तुएं हीन व उत्तम प्रकार की होती हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी में अगर हम देखें वस्तुएं क्या होगी, या तो स्थानापन्न होगी या पूरक होगी। ये पहला कथन गलत है। दूसरा, आड़ी मांग में वस्तुएं क्या होती हैं, प्रतियोगी एवं पूरक होती हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं दोनों हो सकती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मांग की आय लोच को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, मांग की आय लोच का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मांग की कीमत लोच का जो फॉर्मूला है उसमें कीमत की जगह हमको क्या कर देना है, आय। कीमत लोच का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, और आय लोच में हम क्या करेंगे, प्राइस, कीमत की जगह हम इनकम वाई को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा।
यहाँ पे डेल्टा वाई और यहाँ पे हो जाएगा आपका y अपॉन क्यू। तो ये ऑप्शन अगर हम देखें तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, यदि उपभोक्ता की आय में 1% की वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में 5% की वृद्धि होती है तो मांग की आय लोच का गुणांक क्या होगा? तो देखिए, मांग की आय लोच ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, यदि कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो लोच गुणांक किस प्रकार का होगा? ठीक है, वस्तु की कीमत में कमी हो रही है लेकिन मांग क्या है? स्थिर है। इसका मतलब मांग की जो लोच होगी वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मांग की कीमत लोच को मापने की कुल आगम या कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? मांग की कीमत लोच मापने की एक्सपेंडिचर मेथड कुल व्यय विधि जो है वो मार्शल के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, स्थिर ढाल वाले रेखीय मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। जैसे देखिए, यह आपका एक रेखीय मांग वक्र है, इस बिंदु पर मांग की लोच अनंत के बराबर होगी। उसके बाद में इकाई से अधिक होती हैं, जो मध्य बिंदु होगा वहाँ पे मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। उसके बाद में इकाई से कम होगी और एक्स अक्ष पे ये जो बिंदु है यहाँ पे मांग की लोच क्या होती है? 0। तो रेखिक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की जो लोच है वो क्या होगी? अलग अलग होगी, भिन्न होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट देखिए, मांग की कीमत लोच को मापने की कौन सी विधि या विधियां हैं? ठीक है, मांग की लोच मापने की आनुपातिक विधि है जिसको हम प्रतिशत विधि कहते हैं, बिंदु विधि या ज्यामिति विधि भी है, कुल व्यय विधि भी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट देखिए, मूल्य में 10% परिवर्तन तथा मांग में 15% परिवर्तन होने पर मांग की मूल्य सापेक्षता कितनी होगी? तो मांग की लोच ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पे मांग की जो मूल्य लोच होगी वो कितनी होगी? 1.5। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, हमें एक रेखा चित्र दे रखा है जिसमें आर के क्या है? मांग वक्र है, सॉरी डी जो है हमको मांग वक्र दिया हुआ है और इसमें पूछा हुआ है इस रेखा चित्र के अनुसार मांग की मूल्य सापेक्षता कितनी होगी? ठीक है, पी बिंदु पर यदि हमको मांग की लोच ज्ञात करनी है तो कितनी होगी? तो पी बिंदु पर अगर हम देखें, देखिए मांग वक्र की जो बिंदु विधि है, ज्यामिति विधि, उसमें आपका फॉर्मूला क्या है? जिस बिंदु पर लोच ज्ञात करनी है उसका निम्न भाग कितना है? पी बिंदु पर अगर ज्ञात करनी है तो पी बिंदु से निम्न भाग कितना है? पी से लेकर के, और ऊपरी भाग कितना है? पी से लेकर आर। तो ये आपकी हो जाएगी मांग की लोच, पी के अपॉन पी आर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पी के अपॉन पी आर। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यदि दो स्वतंत्र वस्तुएं हैं तो उनके मध्य प्रतिस्थापन की मांग की लोच 0 होगी। बिल्कुल सही है। ठीक है, दो वस्तुएं स्वतंत्र हैं तो मांग की जो लोच है वो कितनी होगी उनके बीच में? 0, क्योंकि उनका प्रतिस्थापन संभव नहीं होता है। और फिर एक ही मांग वक्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच बदलती रहती हैं। दोनों कथन सही हैं। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, दो निकट स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की प्रतिस्थापन लोच,
ठीक है, दो निकट स्थानापन्न वस्तु मतलब एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, उनमें स्थानापन्न संभव होता है। तो मांग की जो प्रतिस्थापन लोच होगी वो क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो ऐसी दशा को हम क्या कहेंगे, मांग में जब ज़्यादा परिवर्तन होगा तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक, या जिसको हम कह सकते हैं अत्यधिक लोचदार मांग। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए 141, मांग की कीमत लोच की कुल आगम या कुल व्यय विधि द्वारा मापने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो किसने दी है, मार्शल के द्वारा दी गई है। अगला देखिए, मांग की आड़ी लोच या जिसको हम तिरछी लोच भी कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। जैसे Y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से X वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होगा, ऑप्शन आपका ए सही लिखा हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मांग की कीमत लोच की श्रेणियों से संबंधित हैं। ठीक है, मांग की लोच की श्रेणियां इकाई से अधिक लोचदार भी हो सकती हैं, इकाई से कम लोचदार भी हो सकती है, ऑप्शन आपका सी। इसके अलावा इकाई लोचदार भी हो सकती हैं, शून्य के बराबर भी हो सकती हैं और अनंत के बराबर। मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती हैं, ठीक है, जिसमें से 2 हमको यहाँ पे दे रखी हैं। अगला देखिए, यदि समाज में धन का वितरण असमान हो तो मांग की लोच बेलोच होती है, जबकि धन का समान वितरण हो तो मांग की लोच किस प्रकार की होगी। तो देखिए, असमान वितरण में अगर बेलोचदार हैं तो समान वितरण में क्या होगी, अधिक लोचदार होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका बी। अगला है, किस वस्तु की मांग की लोच शून्य होगी। ठीक है, मांग की लोच जो है वो शून्य होगी इनमें से, मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग पे प्रभावित नहीं पड़ता है, मतलब जिन वस्तुओं का प्रयोग एक स्थिर मात्रा में किया जाता है, ठीक है, वो कौन सी होगी यहाँ पे, नमक। कीमत चाहे इसकी बढ़ जाए तब भी उतनी क्वांटिटी यूज की जाएगी और कीमत अगर कम हो जाए तब भी हम उतना ही प्रयोग करते हैं। तो मांग की लोच क्या होगी यहाँ पे, शून्य के बराबर होगी। अगला देखिए, यदि वस्तु ऐसी है जिससे यातायात की मांग लोचदार है तो रेलवे भाड़े की जो दर है वो क्या रखी जाएगी। ठीक है, मांग की लोच लोचदार होने का मतलब कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, तो वस्तु के ऊपर जो रेलवे भाड़ा है वो क्या रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। ठीक है, अगर मांग की लोच बेलोचदार होती तो लोग उसको कीमत में परिवर्तन होने पर भी खरीदते, तो लोचदार हैं तो रेलवे भाड़े की दर कम रखी जाएगी और बेलोचदार अगर होती हैं तो रेलवे भाड़े की दर अधिक हो सकती हैं। नेक्स्ट है, एकीक लोच मांग वक्र वाली वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता इस वस्तु के लिए कुल व्यय, ठीक है, कुल व्यय विधि में अगर हम देखें मांग की लोच अगर इकाई के बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, वस्तु की कीमत के बढ़ने पर या घटने पर उस वस्तु के ऊपर जो व्यय किया जा रहा है वो क्या होता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए होना चाहिए इसका। अगला देखिए, सीमांत आय शून्य होगी यदि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो होती है 0 के बराबर, यदि मांग की लोच क्या होती है। ठीक है, तो आपको एक संबंध ध्यान रखना है डायग्राम से। यहाँ पे मांग MR कितनी है, शून्य है, उसमें मांग की जो लोच है वो इकाई के बराबर होगी। तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है सीमांत आय यदि शून्य है तो मांग की लोच जो है वो क्या होगी, 1 के बराबर होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए, मान लिया जाए कि मांग की आय लोच इकाई से अधिक है, तब वह वस्तु क्या होगी। ठीक है, इकाई से अधिक का मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है, और ऐसा कब हो सकता है, जब वो वस्तु क्या हो, विलासिता वाली वस्तु हो। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। लग्जरी गुड्स जो होता है उनके संदर्भ में इलास्टिसिटी ऑफ इनकम
वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट देखिए, यदि मांग की लोच डेल्टा x अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा p अपॉन पी है तथा डेल्टा p अपॉन पी इक्वल टू 0 है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच जो है वो किसके बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें डेल्टा p अपॉन पी है, ये कितना आपको 0 दे रखा है, और डेल्टा x अपॉन एक्स कुछ भी हो, अगर हम 0 का किसी संख्या में भाग देंगे तो हमेशा कितना आएगा, अनंत आएगा। करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीमांत आगम एवं सीमांत लागत परस्पर विरोधी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं दोनों। तो फिर दूसरा है, जब मांग की लोच इकाई के बराबर हो तो सीमांत आय 1 के बराबर होगी। ठीक है, मांग की लोच इकाई के बराबर है तो जो एमआर है वो 0 होती, इकाई के बराबर नहीं होती। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जब दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो 0 होती हैं, तब ऐसी वस्तुएं कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट होगी, स्वतंत्र वस्तुएं होगी। नेक्स्ट है, बेलोच मांग निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु, ठीक है, बेलोच मांग किन वस्तुओं की स्थिति में होता है, जो अनिवार्य होती हैं, नेसेसरी होती हैं अनाज के संदर्भ में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि देश के निर्यातों की मांग बेरोजगार है तो विदेशों में उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, किसी देश के द्वारा जो निर्यात किए जा रहे हैं उनकी मांग की लोच क्या है, बेरोजगार हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कीमत में परिवर्तन से मांग पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी स्थिति में उनको क्या कर सकते हैं, बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचा जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मांग की कीमत लोच, मांग की प्रतिस्थापन लोच और मांग की आय लोच के बीच में गणितीय संबंध क्या होता है, ये हमको बताना है। किस इक्वेशन से हम इनके बीच में आपस में जो संबंध होता है उसको लिख सकते हैं। तो देखिए, मांग की आय लोच, प्रतिस्थापन लोच और कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूशन या इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिक के बीच में जो संबंध होता है उसे हम इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक सीधी मांग रेखा बनाई जाए जहां वह एक्स अक्ष को छूती है तो इस बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। ये हमारा मांग वक्र है और ये एक्स अक्ष पर यहाँ पे छू रही हैं, तो यहाँ पे मांग की जो लोच होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राय आवश्यकता की वस्तुओं तथा रस्सी आवश्यकताओं की वस्तुएं मांग की लोच लोचदार होती नहीं, आवश्यकता वाली वस्तुओं में कैसी होगी, बेलोचदार होती हैं। फिर एक समान ढाल वाले मांग वक्रों पर एक दी गई कीमत पर मांग की लोच भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि दो वस्तुएं स्वतंत्र हैं तब उनके मध्य प्रतिस्थापन की मांग की लोच क्या होगी, 0 होगी। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, जब मांग के साथ कीमत जुड़ी हो तो उसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता नहीं। व्युत्पन्न मांग क्या होती है, किसी एक वस्तु की जो मांग है उससे दूसरी वस्तु की जो मांग की जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहला कथन केवल हमें सही लग रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि मांग की आड़ी लोच की संख्या ऋणात्मक है, ठीक है, जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो दो वस्तुएं हैं वो क्या हैं, पूरक वस्तुएं हैं। एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है
तो दूसरी वस्तु की जो मांग है वो क्या होगी, घट जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि मांग की आड़ी लोच क्या है, ऋणात्मक के नेगेटिव है। कैसा होगा, पूरक वस्तु में होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं उनके संदर्भ में ऐसा होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लासिकल अर्थशास्त्री कीमत और उपयोगिता के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध से परिचित नहीं थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद में, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जिसे दिए हुए समय में उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। और फिर तीसरा हमारा है, जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तो उनकी मांग की लोच क्या होती है, बेलोचदार नहीं। स्थानापन्न अगर उपलब्ध होगा तो मांग की लोच क्या होगी, लोचदार होगी। और स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता है तो मांग की लोच कैसी होगी, बेलोचदार। तो यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा अंतिम, जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तो उस वस्तु की मांग की लोच लोचदार होगी। बिल्कुल सही कथन है हमारा ये। फिर वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव होने पर मांग की लोच लोचदार होगी, ये भी बिल्कुल सही है। और पूरक वस्तु में मांग की लोच कैसी होगी, बेलोचदार होगी। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।